अरे भाई साहब, जून में तो बहुत गर्मी होती है। अरे होती तो है भाई साहब, पर क्या करें, पंडित ने दिन निकाला है और कह रहे थे कि इसके बाद 1 साल तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है और हमें इस साल ही अपनी बहू चाहिए। अपने समधी से बात करके विनोद फोन रख देता है और विनोद के चेहरे की उदासी देख उसकी बीवी उससे कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? होना क्या है शांति, अगले ही महीने की तारीख निकली है निकिता की शादी की। एक तो इतना कम समय, ऊपर से इतनी गर्मी में कैसे मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा? कहीं से इतने कूलर, पंखे, बिस्तर और खाने का इंतजाम कहां से करूंगा? तो पापा, आप अंकल जी से बात कर लीजिए ना कि गर्मी में मुश्किल होती है शादी करना और खाना खराब होने का भी डर होता है। नहीं कर सकता बेटा, पर जो भी कहो, लड़के वाले बहुत अच्छे हैं। मैं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहता। लड़के वालों की कोई डिमांड नहीं है, बस वो चाहते हैं कि स्वागत अच्छा हो बारातियों का। पापा, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम दीदी की शादी बैंक्वेट में करवाएं? गर्मी क्या होती है, बैंक्वेट में किसी को पता ही नहीं चलेगा। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। शादी कुछ ज्यादा दूर नहीं है, सोच रहा हूँ कि आज से ही तैयारी शुरू कर दूं। चलो शांति, वाटिका देख कर आते हैं। इतना बोलकर विनोद शांति के साथ कड़कड़ाती चिलचिलाती धूप में एक वाटिका में जाता है। क्या वाटिका सिर्फ 1.5 लाख का है? इसमें भी आप सिर्फ सजावट करेंगे, हलवाई नहीं रखेंगे? अरे भाई साहब, ये कोई बैंक्वेट थोड़े ना है कि हम आपसे सारे पैसे लें और सब कुछ करके दें। हमारा काम सिर्फ वाटिका और सजावट का है। बाकी कितने वेटर चाहिए, कौन सा हलवाई रखना है, क्या खाना बनवाना है, यह सब तो आप ही को देखना होगा। वाटिका वाले से बात करके अब विनोद और शांति टेंट वाले से बात करने के लिए जाते हैं। सब कुछ कितना महंगा है, ये टेंट वाला 3 दिन के 60,000 मांग रहा है। माता जी, सिर्फ टेंट ही थोड़े ना दे रहे हैं, हम आपको 2 पंखे और 2 गद्दे भी तो दे रहे हैं और 10 कुर्सियां। बेटा अगर हमें एक्स्ट्रा लाइट, बिस्तर और पंखा चाहिए होगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। वाटिका वाले और टेंट वाले से बात करके पसीने से बेहाल शांति और विनोद घर आते हैं और घर आकर हिसाब करने लगते हैं। शांति, अभी मेरे हाथों में सिर्फ 60,000 रुपए है। 40,000 मालिक देंगे और 40,000 की कमेटी रहती है। लगभग मिलाकर 1.5 लाख रुपए हो जाएंगे हमारे पास। पर शादी का घर है, शादी की तैयारी, शॉपिंग, गहने, कपड़े, ये सब भी तो देखना है। अभी भी 2-3 लाख कम है। सोच रहा हूँ सेठ से ब्याज पर उधार ले लूं। पापा, जब से शादी की डेट पड़ी है आप धूप में माँ के साथ बस घूम रहे हैं। ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप सेठ जी के पास कल चले जाना, मैंने खाना निकाल दिया है, खाना खा लीजिए। इतना बोलकर निकिता अपने माता पिता को खाना देती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार सो जाता है, पर शांति और विनोद की आंखों में नींद नहीं होती और विनोद आधी रात को घर से बाहर जाता है और उसके पीछे शांति भी जाती है। क्या हुआ जी, आप बड़े ही परेशान लग रहे हैं। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं शांति कैसे होगा सब कुछ कितना महंगा है। कल हलवाई वाले से भी बात करने के लिए जाना है और सेठ जी से भी उधार लेना है। अभी तो मेरी बस पहली बेटी की शादी हो रही है, 2 बेटियां और बाकी हैं। शांति विनोद को दिलासा देती है और इस बीच निकिता की आंख खुलती है और वो अपने माता पिता को गर्मी में घर के बाहर बैठा देख बड़ी दुखी होती है। मेरी इतनी गर्मी में शादी हो रही है, इसलिए माँ पापा कितने परेशान हैं। मैं कल कह दूंगी कि मुझे पार्लर वाली की जरूरत नहीं है, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी और ना ही मुझे अपनी शादी में महंगे लहंगे की जरूरत है। निकिता अपने माता पिता का बोझ हल्का करना चाहती थी, इसलिए जब सुबह विनोद तैयार होकर सेठ जी के घर जाने लगता है तो निकिता अपने पिता से कहती है, पापा, मेरे बाद मेरी 2 बहनें और हैं। आप शादी में सारे पैसे मेरे ऊपर खर्च मत करो। मुझे मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत मेकअप करना आता है, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। अरे बेटा तू फिक्र मत कर, इस गर्मी में तेरा गरीब बाप तेरी शादी भी बहुत अच्छे से करेगा और तेरी दोनों बहनों की भी। इतना बोलकर विनोद सबसे पहले हलवाई वाले के पास जाता है। अरे भाई साहब, इतनी गर्मी में आप चाय, नान, चाप ये सब कौन खाता है? आपको अगर बचत करनी है तो आप सीधा सीधा दाल मखनी, पनीर पूरी और चावल रख लीजिए और जो भी पैसे बचेंगे उससे आप सिर्फ बारातियों के लिए शरबत, कोल्ड ड्रिंक, जूस, आइसक्रीम जैसी ठंडी ठंडी चीजें रख लीजिए। आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, पर अगर मैं ठंडी चीज रखवाता हूँ तो इसका खर्च
कितना आ जाएगा? अरे भैया, इनको तो अलग से चार्जेस लगेंगे। क्या इसके चार्जेस अलग हैं? श्याम, मैं आपको बताता हूं। मैं इतना बोलकर विनोद अब शादी के कार्ड की दुकान पर जाता है और वहां शादी का कार्ड पसंद करके ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद वो सेठ के पास जाता है और उसे 2 लाख ब्याज पर उधार मांगता है। अरे विनोद, सबको पता है तुम अपने घर का एक वक्त का खाना छोड़ सकते हो, पर किसी का उधार नहीं खा सकते। वैसे तो मैं औरों को 5% ब्याज देता हूं, पर तुम्हारे लिए 3% है। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, मैं चलता हूं। अरे इतनी धूप में अपनी बेटी की शादी के लिए इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हो, बीमार पड़ जाओगे। 5 मिनट यहां रुक जाओ, मेरी बीवी शिकंजी बना रही है, पीकर जाना। विनोद सेठ से कुछ पैसे उधार लेकर और शिकंजी पीकर कड़ाके की धूप में पसीने से लथपथ अपने घर जाता है और अपनी बीवी को पैसे संभाल के रखने को कहता है। पैसे संभाल के रखना, कल सबको बयाना देकर आना है। सोच रहा हूं बारातियों के लिए पंखे के बदले कूलर का इंतजाम कर लूं और अपने घर के पीछे जो खाली प्लॉट है उसमें टेंट लगवा लूं। बड़ी जगह है, वहां बारातियों को गर्मी कम लगेगी और सिर्फ बारातियों के लिए मैंने ठंडा खाने पीने का भी इंतजाम कर लिया है। इस तरह विनोद हर दिन गर्मी से परेशान बस भाग दौड़ में लगा रहता है और वो शादी के लिए अपने लिए एक जोड़ा कपड़ा तक नहीं लेता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सरपंच अपनी बीवी के साथ मिलने के लिए विनोद के घर आता है और विनोद उन्हें बिठाता है। अरे विनोद भाई साहब, पूरे गांव को पता चल गया निकिता बिटिया की शादी है, बस मुझे ही पता नहीं चला। अरे जैसे ही मुझे पता चला अगले महीने बिटिया की शादी है तो मैं अपनी बीवी के साथ सीधा यहाँ आ गया। बेटी की शादी तय कर दी और बताया भी नहीं। हाँ भाई साहब, निकिता जितनी आपकी बेटी है उतनी ही मेरी भी है। आप भूल सकते हैं पर मैं नहीं भूल सकती। आज से 5 साल पहले जब मैं अपाहिज थी। माँ, मैंने ये जड़ी बूटियों का तेल बनाया है सुमित्रा काकी के लिए। वो बेचारी अपाहिज है और उनके दोनों बेटे अभी छोटे हैं, दोस्ती यारी में रहते हैं। काकी कितनी अच्छी हैं, वो सबका भला करती थी और आज जब उनको मदद की जरूरत है तो कोई उनके साथ नहीं है। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ लोगों का दुख तुझसे देखा नहीं जाता और सच में सरपंच जी की बीवी बहुत अच्छी है। तू जा। हाँ दीदी, माँ की मदद मैं और नेहा दीदी कर देंगे। इतना बोलकर पूजा तेल लेकर सरपंच के घर जाती है जहाँ सुमित्रा सोफे पर बैठी होती है। अरे आ गई बेटा तू, कितना पसीना आ रहा है तुझे। यहाँ बैठ कूलर में, तेरी काकी तेरा ही इंतजार कर रही थी। हाँ काका, आ गई मैं। अब आप देखना मेरे हाथों की मालिश होने से काकी कितनी जल्दी ठीक होती है और 2 दिन अब मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाने वाली। मैंने माँ से बात कर ली है। अरे तेरे पिता को तुझ पर तो गर्व होना चाहिए जो उसे तुझ जैसी बेटी मिली। काश कि मेरे भी 2 नालायक बेटे की जगह तेरी जैसी एक लायक बेटी होती। इतना बोलकर निकिता सुमित्रा के कमरे में जाती है और उसके पैरों की मालिश करती है और रात भर उसके पास बैठती है। उसके लिए रसोई में घंटों खड़ी होकर गर्मी में अपने हाथों से खाना बनाती है और खुद न खाकर पहले सुमित्रा को अपने हाथों से खाना खिलाती है और कहती है, काकी, काका बता रहे थे कि आपकी रिपोर्ट इस बार अच्छी आई है। देखना आप बहुत जल्द चलने लगोगी। चलने से याद आया, खाना खाओ और मेरा हाथ पकड़कर चलने की कोशिश करो। इतना बोलकर निकिता सुमित्रा को पहले खाना खिलाती है और खाने के बाद उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा देते हुए थोड़ा सा चलवाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और निकिता एक बेटी की तरह सुमित्रा का ख्याल रखती है। आज मेरी बीवी मेरे साथ यहाँ तक चलकर आ पाई है तो ये सिर्फ निकिता बिटिया की वजह से हुआ है। इसलिए निकिता बिटिया की शादी का खर्चा मैं ही उठाऊंगा। तुम पिता हो इसलिए तुम्हें जो करना है तुम करो, पर तुम बेफिक्र हो जाओ। हम गली मोहल्ले में नहीं, बैंक्वेट हॉल में करेंगे अपनी बेटी की शादी, जहां एसी लगा होगा। देखना बाराती आएंगे तो स्वागत देखकर हैरान रह जाएंगे। इस तरह सरपंच निकिता की शादी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है और एक शानदार बैंक्वेट हॉल बुक करता है। समय गुजरता है और बहुत जल्दी निकिता की बारात आती है और लड़का घोड़ी पर बैठकर बैंक्वेट के बाहर खड़ा होता है। शांति, जल्दी से दामाद जी की आरती उतारो, बाहर गर्मी हो रही है। शांति जल्दी से अपने दामाद की आरती उतारती है और कुछ देर बाद सभी बाराती बैंक्वेट में आते हैं तो वो बैंक्वेट की सजावट और खाना देखकर दंग रह जाते हैं। जिसके बाद सब अंदर जाते हैं। बच्चे डीजे पर डांस करते हैं, लोग आराम से महंगी कुर्सी पर बैठ के कुछ जूस कोल्ड ड्रिंक पीते होते हैं। अरे मैंने तो सुना था लड़की वाले बहुत गरीब है, पर देखो इन्होंने कितना अच्छा स्वागत किया है। बाहर इतनी गर्मी है, नाचने से पहले हमारे पसीने छूट गए, पर अंदर तो लग रहा है डीजे तोड़ना पड़ेगा डांस करके, क्योंकि गर्मी का तो पता ही नहीं चल रहा। अरे मुझे तो लग रहा है मैं कश्मीर में आ गया हूँ।
अरे ये देखो, यहाँ आइसक्रीम, जूस, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ है। गर्मी में अगर ठंडी चीज खाने को मिल जाए तो बात ही क्या है। शादी में आए सभी मेहमान काफी खुश होते हैं और खूब तारीफ करते हैं। ये देखकर विनोद और शांति को बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर बाद आलीशान मंडप में विनोद की बेटी की शादी संपन्न होती है और निकिता की विदाई हो जाती है, जिसके बाद गरीब विनोद अपनी बीवी के साथ सरपंच के आगे हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद करता है। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे एहसान कैसा, निकिता भी मेरी बेटी जैसी है। एहसान तो उसने मुझ पर किया, मैंने तो बस एहसान चुकाया है। माँ जी, हमारी नई नई शादी हुई है और हम लोग हनीमून के लिए बाहर यूरोप जाना चाहते हैं। बहू, हनीमून जाने के लिए मना नहीं है, पर हम मिडिल क्लास लोग हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दोनों बहुओं को यूरोप जाने दें। इतना पैसा कहाँ से आएगा? मैं माँ के बात से सहमत हूँ। माँ जी, जेठ जी, मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से पैसे नहीं लूंगी। मैंने कुछ पैसे सेव कर रखे हैं, मैं उन्हीं पैसों से हनीमून के लिए जाना चाहती हूँ। ठीक है बहू, अगर तुझे हनीमून के लिए यूरोप जाना ही है तो तू जा सकती है। बड़ी बहू, तू भी बता दे मुझे, तुझे कहाँ जाना है? माँ जी, मैं देवरानी जी जैसी अमीर नहीं हूँ, ना ही मैंने इतने पैसे जोड़े हैं, इसलिए मैं और अमर जी वैष्णो देवी जा ही रहे हैं। जिंदगी की नई शुरुआत के साथ माता रानी के आशीर्वाद से बढ़कर क्या ही हो सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, तो फिर तुम दोनों हनीमून जाने की तैयारी शुरू कर दो। मेरे पास सिर्फ 30,000 रुपए है, मैं तुम दोनों को 15,000 रुपए दे देती हूँ। आशा अपनी दोनों बहुओं में कोई भेदभाव नहीं करना चाहती, इसलिए वो अपनी दोनों बहुओं को हनीमून के लिए 15,000 रुपए दे देती है। ऐसे 2-3 दिन बीत जाते हैं और एक दिन। अरे छोटी भाभी, आप यहाँ सोफे पर बैठकर फोन चला रही हैं। अगले हफ्ते ही आप दोनों हनीमून के लिए घर से एक साथ निकल रहे हैं और अब तक आप दोनों ने हनीमून की कोई शॉपिंग भी नहीं की है। कब जा रही हो? करिश्मा, मैं तो कब से दीदी से बोल रही हूँ कि घर के काम छोड़कर थोड़ी सी हनीमून जाने के लिए शॉपिंग कराते हैं। क्या बड़ी भाभी, आप भी ना हर समय घर के कामों में ही लगी रहती है। अभी भी आप सफाई में लगी है। घर के काम छोड़ो, मैं संभाल लूंगी। आप दोनों आराम से जाओ और शॉपिंग करो। करिश्मा के कहने पर उसकी दोनों भाभी हाथों में अपना बैग लिए एक साथ हनीमून की शॉपिंग करने के लिए घर से बाहर निकलती हैं। क्योंकि सुनीता अमीर थी, इसलिए वो बड़ी बड़ी दुकान और मॉल में जाती है, जहां पहले सुनीता एक कॉस्मेटिक की बड़ी दुकान में जाती है। नहीं, मुझे ये लिपस्टिक नहीं चाहिए। मैं हनीमून के लिए यूरोप जा रही हूँ, इसलिए मुझे शुगर की लिपस्टिक और लैक्मे का फाउंडेशन और मैबलिन का आईलाइनर देखना है। मैडम, आपको क्या चाहिए, आप भी बता दीजिए। दीदी, हम यहाँ हनीमून की शॉपिंग करने के लिए आए हैं, इसलिए जो लेना है आराम से ले लीजिए। नहीं सुनीता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास शादी का मेकअप का सामान रखा है। सुनीता के बार बार बोलने पर भी रीना महंगे प्रोडक्ट नहीं लेती और वे लोग जब मॉल से मेकअप का सामान लेकर घर आने लगते हैं तो बीच में एक बाजार पड़ता है, जहां से आते हुए एक छोटी सी दुकान से रीना अपने लिए कुछ चूड़ियां लेने लगती है। ये देखो सुनीता, ये चूड़ियां अच्छी लग रही है ना? दीदी, चूड़ियां अच्छी तो हैं, पर आप अपने हनीमून पर ये चूड़ियां पहनकर जाओगी? हनीमून में सब नई दुल्हन कुंवारी लड़कियों की तरह फैशनेबल बनकर रहती है, ना कि शादीशुदा औरतों की तरह भारी भारी चूड़ियां पहनती हैं। सुनीता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं महंगी चीज ले सकूं, इसलिए जो है मैं वही ले रही हूँ। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी अपनी हनीमून की थोड़ी सी शॉपिंग करके घर आती हैं और इसी तरह अगले दिन सुनीता एक बार फिर अपनी जेठानी से कहती है, दीदी, मेरी भी तो अभी तक हनीमून की सही से तैयारी भी नहीं हुई है। चलिए आज चलकर हम कुछ ज्वेलरी सैंडल ले लेते हैं। पर सुनीता, मेरे पास तो चप्पल रखी हैं। अरे क्या यार दीदी, आप इतनी कंजूस क्यों हैं? हनीमून लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, आप इसे भी खुलकर नहीं जीना चाहती। ये दिन दोबारा नहीं आएंगे। आप चलो, मेरे पास पैसे रखे हैं, मैं आपको कुछ दिलवा दूंगी। इस तरह एक बार फिर जबरदस्ती सुनीता अपनी जेठानी को बड़े से शोरूम में ले जाती है, जहां हर तरह की सैंडल और चप्पल रखी थी। सुनीता, ये दुकान बहुत महंगी है, हम कहीं और से ले लेते हैं। चप्पल मेरे पास सिर्फ 500 रुपए ही हैं। दीदी, आप हमेशा कंजूसी करती हो, इसीलिए गरीब हो। जितने पैसे खर्च करोगी उतनी ही कमाई बढ़ेगी। सुनीता, तुम अमीर हो, तुमने कुछ पैसे बचा के रखे थे और देवर जी की नौकरी भी अच्छी है, पर तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे जेठ जी ज्यादा नहीं कमाते, इसलिए मुझे उतने में ही सारी चीज एडजस्ट करनी पड़ती है। पता नहीं कैसी गरीब जेठानी मिल गई मुझे, हर समय ज्ञान ही देती है। मुझे तो 10,000 की हील्स पसंद आ रही हैं, मैं ये ले रही हूँ, आप नहीं ले रही, कोई बात नहीं। अपनी जेठानी की बातें सुनकर एक बार फिर सुनीता का मुंह बन जाता है और हील्स लेकर अपनी जेठानी के साथ बाहर जाती है, जहां मॉल के बाहर एक बूढ़ी औरत चप्पल बेच रही थी, जो रीना को बहुत पसंद आती है। अम्मा, ये चप्पल तो बहुत सुंदर है, कितने की दे रही हो? 150 रुपए की है, ले लो, अच्छी टिकाऊ है। हाँ अम्मा, ये वाली दे दो। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी अपनी अपनी सैंडल की शॉपिंग करती हैं और घर आती हैं, जहां वो देखती हैं कि सब लिविंग रूम में बैठे चाय की चुस्की ले रहे थे। तभी अमर बोलता है,
तो कर ली दोनों देवरानी जेठानी ने शॉपिंग। और भी कुछ रहता है क्या? भैया ये सामान देखकर मैं साफ साफ बता सकता हूँ, अभी तक देवरानी जेठानी ने हनीमून के लिए ड्रेस नहीं ली। क्यों, सही कहा ना मैंने? दिवाकर जी, हनीमून हम बार बार तो नहीं मना पाएंगे, इसीलिए मैं सब कुछ परफेक्ट करना चाहती हूँ। जल्दबाजी में कुछ छूट ना जाए इसलिए आराम से शॉपिंग कर रही हूँ। पर दीदी को देखकर तो लग ही नहीं रहा कि वो हनीमून की शॉपिंग भी करना चाहती हैं। बहू, बड़ी बहू तेरे जितनी अमीर नहीं है ना, इसलिए पैसे खर्चने से पहले सोचती है। अपनी सास की बातें सुनकर सुनीता का मुंह बन जाता है और वो अपना सामान लेकर कमरे में चली जाती है। अगले दिन अब करिश्मा भी अपनी दोनों भाभी के साथ हनीमून की शॉपिंग करवाने के लिए जाती है, जहां एक बार फिर सुनीता बड़ी दुकान में जाती है और कुछ महंगी ड्रेस और वन पीस ट्राई करके देखती है। दीदी, आपके ऊपर ये वन पीस बहुत अच्छा लग रहा है, पर मुझे पता है आप इसे लेने से रही, इसलिए ये मैं आपको अपनी तरफ से गिफ्ट कर रही हूँ। प्लीज मना मत करना। हाँ भाभी, ये ड्रेस मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। जब आप जम्मू जाओ तो इसे जरूर पहनना और अच्छे अच्छे फोटोज भी लेना। एक दिन वैष्णो देवी माता के दर्शन कर लेना और दूसरे दिन भैया के साथ ड्रेस पहनकर फोटोज खिंचवाना। पर मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती तो एक दिन पहन लेना, अब मना मत करो। करिश्मा और सुनीता के फोर्स करने पर रीना वो कपड़े ले लेती है, पर फिर भी वो बाजार में से अपने लिए एक सस्ता सा फ्रॉक सूट भी खरीदती है जो सिर्फ 500 रुपए का था। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी की हनीमून की शॉपिंग पूरी होती है और वो दोनों ही रात को अपना अपना सामान पैक करने लगती हैं। एक बार फिर से देख लो, तुमने जो हनीमून पैकेज बुक किया है उसकी अपडेट है? अरे फिक्र मत करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब तो कल मॉर्निंग में हम लोग फ्लाइट पकड़ेंगे और सीधा यूरोप। दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने कमरे में सामान पैक कर ही रही होती हैं कि तभी सुनीता के पास उसकी माँ का फोन आता है। बेटा, तू जहाँ कहीं भी है जल्दी से आ, हमारा सब कुछ लुट चुका है और तेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर 4 लाख रुपए मांग रहे हैं। क्या 4 लाख? इतने पैसे तो हमारे पास भी नहीं है माँ, पर मैं अभी आपके पास आती हूँ। क्या हुआ सुनीता, तुम रो क्यों रही हो? सुनीता सारी बात दिवाकर को बताती है। कुछ देर बाद दिवाकर अपने घर वालों को सारी बात बताता है। अगर ऐसी बात है दिवाकर, तो हम सब चलते हैं तुम्हारे साथ। और रही पैसों की बात, तो मेरे पास 2 लाख रुपए रखे हैं। हमने सोचा था कि इन्हीं पैसों से हम हनीमून के लिए जाएंगे और कुछ पैसे हनीमून से आने के बाद बचा के रखेंगे बुरे समय के लिए, पर मुझे लगता है कि यही सही समय है। बहू, 1 लाख के आसपास मेरे पास भी रखे हैं, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। अब जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। पूरा परिवार जल्दी से हॉस्पिटल जाता है, जहां सुनीता की माँ सुनीता को गले लगाकर रोती है और सारी बात बताती है। किसी ने तेरे पापा पर झूठा इल्जाम लगा दिया और पुलिस वालों ने हमारी कंपनी, घर, हर चीज को सील कर दिया और तेरे पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और उनकी हालत हो गई। अब मैं 1 पैसा तक नहीं निकाल सकती। माँ, तुम फिक्र मत करो, पापा को कुछ नहीं होगा। दिवाकर, तुमने बात करी, हमें अपना हनीमून कैंसिल करना है। वो हमारे 2 लाख रुपए वापस तो कर देंगे ना? वो मना कर रहे हैं और पापा के इलाज के लिए अब भी 1 लाख कम है। मैंने अपने सारे गहने भी लॉकर में रखे और सारे पैसे भी बैंक में फंसे और कल संडे और डॉक्टर ने भी सिर्फ आज रात का समय दिया। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं सुनीता, मेरे पास मेरे थोड़े सोने के गहने रखे हैं, तुम वो ले जाओ। ऐसे बुरे समय में सुनीता की गरीब जेठानी उसकी पूरी मदद करती है और ये देख सुनीता की सारी अकड़ खत्म हो जाती है और बहुत जल्द उसके पापा ठीक हो जाते हैं और केस भी रफा दफा हो जाता है। इसके बाद सुनीता के मायके वालों की आर्थिक स्थिति फिर से बेहतर हो जाती है और सब ठीक होने के बाद सुनीता, माँ जी, दीदी, आज मुझे समझ आ गया पैसे बचाते रहना कितना जरूरी है। इंसान अमीर हो या गरीब, अगर हम पैसे की कद्र करते हैं तो ही पैसा हमारी कद्र करता है। और दीदी, आप बहुत अच्छी है, मेरी वजह से आपने अपना भी हनीमून कैंसिल कर दिया और पैसों से भी मदद की। बहू, इसे ही परिवार कहते हैं। और भाभी, अब तो सब ठीक है। जो प्लान पहले पूरा नहीं हुआ वो अब पूरा कर लीजिए। मैं तो कहती हूँ इस बार आप दोनों एक साथ और एक ही जगह पर जाओ हनीमून मनाने। करिश्मा बिल्कुल सही बोल रही है। मैंने और दिवाकर ने तो सोच लिया है, इस बार हम दोनों भाई जम्मू कश्मीर जाएंगे। सब कुछ माता रानी की वजह से हुआ है, इसलिए पहले वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे और फिर कश्मीर घूमेंगे। इस तरह एक बार फिर दोनों मिलकर हनीमून प्लान करते हैं और इस बार वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद कश्मीर घूमते हैं।